हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर और कुछ यूनिट्स, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिस पर बिल आता है बिजली का। चलिए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आपको पता ही होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि लगातार अगर फैन चल रहा हो तो फैन गर्म हो जाता है, लगातार कोई बल्ब जल रहा हो तो वो भी गर्म हो जाता है। इवन कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आपकी मोबाइल भी आप चलाते रहते हैं, देखते हैं कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंटिन्यूअसली लगातार अगर उस रन कर रहा हो, काम कर रहा हो, तो उस थोड़ा बहुत तो हीट हो ही जाता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है? करंट के फ्लो होने की वजह से, जिसको बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बोर्ड पर लिखे हैं, उसको समझने का प्रयास करिए। एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इफ़ यूज कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम। अगर कोई भी फैन लगातार यूज होगा तो गर्म हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, अगर हम कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिडर करें जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस से बना हो, तो रेजिस्टेंस प्योरली होगा। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को रेजिस्ट करना, रोकना। तो रेजिस्टिव मटेरियल ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जो हीटर वगैरह में कॉइल वगैरह यूज किए जाते हैं, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए वहाँ पर पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आपने सुना होगा एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, तो जब बल्ब जल रहा होता है तो उस समय एनर्जी, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, दो फॉर्म में कन्वर्ट होती है एक साथ। एक तो हीट के फॉर्म में जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, और एक लाइट एनर्जी के रूप में। लाइट भी एक एनर्जी ही होती है। ठीक, तो अगर कोई ऐसा कंसीडर करें जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस से बना हो सर्किट, इस तरीके से इसमें प्योरली रेजिस्टेंस लगा हो और बैटरी से जोड़ दें, तो ये लगातार सर्किट जो होगा गर्म होता जाएगा कंटिन्यूसली, और यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी हीट एनर्जी के रूप में डिसिपेट होती रहेगी, खर्च होती रहेगी। इस फिनोमेना को ही बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई भी अगर पूछ ले व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप बोलिएगा कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर लगातार काम कर रही हो तो वो गर्म हो जाती है। ये किसके कारण होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब चलिए कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक, और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इसके एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कैपिटल वी है। तो आपको पता है कैपिटल वी इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। यहाँ से वर्क निकालिए, W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और आपने सुना होगा वर्क का यूनिट वही होता है जो एनर्जी का होता है, और वर्क एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है। तो इसलिए हम वर्क के प्लेस पर H रख सकते हैं, हीट। H मतलब हीट, और हीट भी क्या होती है? एनर्जी होती है। वर्क भी एनर्जी होती है। वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। ये सेंटेंस दिमाग में फिट कर लीजिए। तो W के प्लेस पर हम हीट एनर्जी रख सकते हैं। जो वर्क करते हैं वो हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो H इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा। अब आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। करंट इक्वल टू चार्ज बटे टाइम। तो यहाँ से Q निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? I इंटू टी। यहाँ पुट कर दीजिए। H इक्वल टू Q के प्लेस पर IT रखेंगे तो VIT। ये एक फार्मूला बन गया हीट एनर्जी का। अगर हमें किसी भी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, करंट पता हो, और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है, अगर ये पता हो, तो हम उस कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग एंड टाइम टेकिंग। यहाँ पर तीन फैक्टर हैं जिस पर हीट प्रोड्यूस डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा हाई होगा, हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। करंट का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, आप जानते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट ज़्यादा होगा, ओम्स लॉ से। ठीक,
ओम्स लॉ क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच रिलेशन, कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ती जाएगी। और टाइम, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस थोड़े टाइम के लिए यूज करते हैं तो देखते हैं उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन अगर वहीं 2-4 घंटे 10 घंटे यूज करें तब एकदम हीट हो जाता है कि नहीं? तो टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कितने टाइम के लिए जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है यूज में लाया जाता है, टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपको पता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, तो V के प्लेस पर हम आई आर पुट कर दें तो फार्मूला नया आ जाएगा, आई आर इंटू आई टी, आई स्क्वायर हो जाएगा, तो एच इक्वल टू क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी। ये जो एक्सप्रेशन आया है वो क्या बता रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस एक्सप्रेशन में आ रहा है, इसका मतलब जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हाई होगा उसमें हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इस फार्मूले से देख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन सभी फार्मूलों में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, इसमें आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से आई निकालिए, V इक्वल टू आई आर, तो जब यहाँ से आई कन्वर्ट करेंगे I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा, निकालिए, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो एक एक्सप्रेशन और बन जाएगा V बाई आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी है, स्क्वायर करेंगे V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर ही है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक आर, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। हमारे पास 3 एक्सप्रेशन हीट एनर्जी के आए हैं, H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ओके, इन तीनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं एज रिक्वायरमेंट। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, करंट पता हो, टाइम पता हो, तो हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रही है तो इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करिएगा। अगर करंट कितना है, कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रही है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, और टाइम पता हो कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है करंट, तो इस फार्मूले से आप हीट एनर्जी निकाल सकते हैं। और इसको कब यूज करेंगे? जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, रेजिस्टेंस पता हो कंडक्टर का, और कितने टाइम के लिए यूज में लाया जा रहा है, तो हम बता देंगे कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, अब आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज किया जाता है। तो आप लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखते हैं, इलेक्ट्रिकल, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रिक ओवन जिसमें खाना पकाया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर तो आप लोग जानते ही हैं, और इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो देखे होंगे एकदम हीट हो जाता है और जिसकी वजह से रेड हो जाता है, वो भी किस पर बेस्ड होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। यहाँ पर नोट लिखे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट यूज किया जाता है। टंगस्टन फिलामेंट जो होता है उसका रेजिस्टेंस के साथ साथ, रेजिस्टेंस तो हाई होता ही होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो हीट होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो पिघल जाएगा अपने आप, लेकिन इतना ज़्यादा रेड होने के बावजूद, इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद भी वो मेल्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत हाई है, वहाँ तक टेम्परेचर पहुँच ही नहीं पाता और इसलिए मेल्ट नहीं होता। और उस बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भरी जाती हैं। नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि उसका वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती और बल्ब की लाइफ को इंक्रीज़ करती हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब का लाइफ बढ़ जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस। एयर जो होता है, एयर मिक्सचर होता है कई गैसेस का जो रिएक्टिव करता है, जिसकी वजह से बल्ब का फिलामेंट जो है फ्यूज हो सकता है। इसलिए उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस फिल की जाती है। मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ही फिलामेंट टंगस्टन का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक सर्किट।
द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, या फिर द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। इलेक्ट्रिक पावर से हमें पता चलता है कि कितनी तेजी से कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस एनर्जी को कंज्यूम करता है, एनर्जी कितना ज़्यादा खर्च करता है। और इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पावर को कैपिटल P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू होता है W/T, और W क्या है, वर्क, और T क्या है, टाइम, P पावर। इसका यूनिट होता है P इक्वल टू वाट, इसका यूनिट वाट होता है, और 1 वाट इक्वल टू हो जाता है, वाट को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। अगर कोई पूछे कि 1 वाट क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो, तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो इलेक्ट्रिक पावर होगा वो 1 वाट होगा। अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होते हैं उनका अलग अलग इलेक्ट्रिक पावर होता है, किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। आपने बल्ब पर देखा होगा 100 वाट लिखा रहता है, जो 10 रुपये वाला जो येलो वाला बल्ब आता था उस पर 100 वाट लिखा रहता है, अब भी आता है। 100 वाट का मतलब, और 1 वाट मतलब जूल पर सेकेंड, 100 वाट मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। और अब जो LED बल्ब यूज होते हैं वो कितने वाट के होते हैं, 9 वाट के, 10 वाट के, 15 वाट के। मान लीजिए 10 वाट का है, 10 वाट का अगर बल्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब वो 1 सेकेंड में 10 जूल की एनर्जी कंज्यूम करता है। और जबकि आपका एक ही बल्ब 10 रुपये वाला जो सूर्या बल्ब जिसे बोलते हैं आप, वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो देख सकते हैं इस बल्ब, LED बल्ब और येलो वाले बल्ब में कितने ज़मीन आसमान का डिफरेंस है एनर्जी को कंज्यूम करने में। तो इसलिए अगर ये सब बल्ब यूज करेंगे 100 वाट वाला, तो बिजली बिल बहुत ज़्यादा हाई आएगा, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा होती है। और हीटर, आप जानते हैं हीटर का जो वाट होता है इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज़्यादा होता है, 1000 वाट, उससे एबव। तो इसका मतलब वो 1 सेकेंड में ही 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। और AC वगैरह, वॉशिंग मशीन, इन सब का देखेंगे पावर, इलेक्ट्रिक पावर तो बहुत ज़्यादा हाई वाट में रहेगा। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। और 2-4 घंटा चला दिए तो भाई इतना ज़्यादा बिजली का बिल आ जाएगा, सोच सकते हैं। इसीलिए आजकल LED के ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, LED फैन अभी आ गए हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। तो आपने देखा P इक्वल टू क्या होता है, W/T। अभी बात कर चुके हैं कि वर्क जो होता है एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू H/T। और H इक्वल टू हमने फार्मूला निकाला है, H इक्वल टू I²RT। H इक्वल टू I²RT को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। H इक्वल टू VIT, H इक्वल टू V²/R इंटू T। ये सब फार्मूला हमने कैलकुलेट किया है। अब बारी बारी से H के प्लेस पर पुट करिए, तो पावर के, इसके करस्पॉन्डिंग पावर के 3 फार्मूले मिलेंगे। जब H इक्वल टू I²RT रखेंगे, I²RT/T है, T कैंसिल आउट, P इक्वल टू I²R, एक फार्मूला आ गया। उसी तरीके से VIT रखेंगे तो T कैंसिल हो जाएगा, P इक्वल टू VI आ जाएगा। उसी तरीके से V²/R इंटू T रखेंगे तो T कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे V²/R बचेगा। तो ये करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले हैं। ये सब इलेक्ट्रिक पावर के 3 फार्मूले आ गए, P इक्वल टू I²R, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू V²/R। अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस पता हो तो इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए हम
फर्स्ट वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के या सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट कितना फ्लो हो रहा है पता हो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर आ जाएगा उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का। पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, रेजिस्टेंस पता हो तो V²/R यूज करेंगे। तो जैसी वैल्यू दिया हो उसके हिसाब से पावर निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या बताता है? रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो इसका मतलब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इलेक्ट्रिकल पावर देख करके कितने वाट का है आप बता सकते हैं कि एनर्जी कितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा, है कि नहीं? आपके बजट में है कि नहीं? कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर लाते हैं, अगर वो हाई वाट का है तो समझ जाइए आप अगर बिजली का बिल देते हैं मीटर से तब तो भाई आप गरीब होने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदने जाइए तो उसका वाट देखा करिए, वाट से आप कैलकुलेट कर लेंगे, समझ जाएंगे कि एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है कि हमारी एनर्जी को सेव करता है। तो हमारे प्रायोरिटी होनी चाहिए एनर्जी को सेव करना, ठीक है। तो कम वाट वाला अप्लायंस ही यूज करना चाहिए, ठीक। इसका यूनिट किलो वाट भी होता है, 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट भी होता है। इस रिलेशन को याद रखिएगा। किलो वाट जो होता है वो इलेक्ट्रिक पावर का बड़ा यूनिट होता है। अब देखते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो किलो वाट आवर होता है, किलो वाट आवर, जिसको शॉर्ट में kWh भी बोला जाता है। जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है और 1 यूनिट बिजली का बिल किसके बराबर होता है? 1 kWh के बराबर होता है। अब 1 kWh एनर्जी का यूनिट है, इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। 1 kWh इक्वल टू, किलो का मतलब अभी बता दिए हैं, किलो वाट मतलब 1000 वाट, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको डेसिमल में अगर लिखना चाहें 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3, और यहाँ पर 1 2 3 इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 3 वाट, ये वाला वाट और ये वाला सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। ये पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड को जूल बोलते हैं। कैसे? आपको अभी लिखवा कर आए हैं कि 1 वाट इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल बाई 1 सेकेंड। तो यहाँ से 1 जूल निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाट सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल, ठीक। वाट सेकेंड इक्वल टू जूल, हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 kWh इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। इसका मतलब 1 यूनिट बिजली का जो वैल्यू होता है वो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। अगर इतनी एनर्जी खर्च करेंगे तो 1 यूनिट बिजली क्या हो गई? खर्च हो गई। डिसाइड होता है कि 1 यूनिट का अगर खर्च करते हैं तो 7 रुपये 10 रुपये अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होता है। तो कितना यूनिट आपने मंथली खर्च किया? मान लीजिए आपने 10 यूनिट बिजली खर्च किया, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट खर्च किए। मान लीजिए 1 यूनिट का दाम 7 रुपये है तो आपको देना पड़ेगा 700 रुपये पर मंथ। तो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितने रुपए यूनिट बिजली का बिल कितने यूनिट है, ठीक। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना जूल होता है। आपको पता है, अभी बात किए हैं, P इक्वल टू क्या होता है? W/T। और वर्क क्या होता है? एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ से W निकालिए, W इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम, W इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और वर्क एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल लगता है। अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की इलेक्ट्रिकल पावर पता हो, इलेक्ट्रिक पावर पता हो और कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है, अगर ये पता हो तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम से, ठीक। और
पावर का यूनिट जानते हैं वाट सेकेंड, वाट, और टाइम का सेकेंड, तो 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकेंड। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या बताता है? रेट ऑफ कंजप्शन। मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर 500 वाट लिखा है, तो इसका मतलब है वो 1 सेकेंड में 500 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा ही करेगा। अब ये यूनिट याद रख लीजिएगा, 1 kWh को 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 kWh को ही, किलोवाट आवर को ही एक यूनिट बोला जाता है। इसी को बोला जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आगे लेक्चर में बात करेंगे न्यूमेरिकल को। चैप्टर कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिसिटी, अब न्यूमेरिकल की बारी है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।